वन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इन्हें डिफाइन किया गया है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ क्या, रॉल्स लॉ। ठीक है, तो रॉल्स लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आपको उसको एक बार देखना चाहिए, है ना। तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है, किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा, इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर किसी भी लिक्विड का, वो डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन पे, है ना। तो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है और वो होता है क्या, अगर जो हम लोग बात करें तो प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर होगा इनटू मोल फ्रैक्शन के इक्वल। ओके, तो और अगर जो हम लोग बात करें पी टोटल की, जो इंडिविजुअल गैसियस प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, क्योंकि हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मूला हमारा निकल के क्या आता है, पी नॉट वन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन इंटू पी नॉट टू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टू। ओके, इसका डिटेलिंग हमने पढ़ लिया है। तो हम लोग सीधा सीधा देखते हैं अब आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन ऑब्वियस क्या होगा, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे, क्योंकि उसी के बेसिस पे डिफाइन है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, जो रॉल्स लॉ के नियम को फॉलो करेंगे ओवर ऑल कंपोजिशन या ओवर ऑल कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कितना भी अमाउंट मिला लो दो लिक्विड्स का, कभी भी ये वेरी नहीं करेंगे। ओके, सपोज मैंने फर्स्ट में मिलाया 1 मोल किसके, ए और बी के, बाद में मैंने क्या मिलाया 2 और 3 मोल। तो ये हर हर वैल्यू पे क्या करने चाहिए, रॉल्स के नियम को फॉलो करने चाहिए, यानी पी टोटल जो होना चाहिए सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होना चाहिए। और वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर उसके वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज के इक्वल। ओके, क्लियर है। तो ये उसका डिफाइन है, यानी कि जो पी ऑब्जर्व वैल्यू होगी वो हमेशा किसके इक्वल होगी, पी नॉट, जो मैंने फॉर्मूला लिखा 1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस पी नॉट ऑफ 2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 के इक्वल होगी हमेशा। क्लियर है ये। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, है ना। तो अगर जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करें तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, पी ऑब्जर्व की जो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू क्या होने वाला है, पी नॉट 1x1 प्लस ऑफ पी नॉट 2x2 के इक्वल नहीं होगा। तो अब अगर जो ये पी नॉट x1 और पी नॉट 2x2 के इक्वल नहीं है तो दो केसेस होते हैं। पहला केस क्या होता है, केस 1 में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इक्वल नहीं है, तो पी ऑब्जर्व की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन पी नॉट 1x1, यानी रॉल्स लॉ के जो नियम हैं उसके अनुसार जो वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे क्या हो जाए, ज़्यादा आ जाए। तो इस टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा केस क्या बनता है, केस 2 कि पी ऑब्जर्व की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन पी नॉट 2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 प्लस है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन, यानी कि पी ऑब्जर्व की वैल्यू जो होगी वो रॉल्स लॉ के नियम के अनुसार जितना आना चाहिए उससे कम। क्लियर है आई थिंक ये, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव डेविएशन, यानी सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन। ये किस कैटेगरी में है, ये नॉन आइडियल की कैटेगरी है दो। ओके, तो अब हम लोग इनको डिटेलिंग से देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो मैं इसको एज ए डिफरेंस के फॉर्म में दिखा रहा हूँ आपको। आप चाहो तो उसे कैसे लिख सकते हो, पॉइंट वाइज में लिख सकते हो। अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो हमने ऑलरेडी देख लिया क्या, जो रॉल्स लॉ के नियम को फॉलो करता है ना, यानी पी ऑब्जर्व की वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है बताओ, पी नॉट 1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस ऑफ पी नॉट ऑफ 2 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। ओके, तो अगर जो आपको आता है डिफरेंस लिखने आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो आप लिखोगे विच फॉलो रॉल्स लॉ विच डोंट फॉलो रॉल्स लॉ। पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो आप क्या लिखोगे, जहाँ पे पी ऑब्जर्व की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन रॉल्स लॉ के अनुसार जो टोटल प्रेशर है उससे ज़्यादा। ठीक है, ये हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, टू लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब दो लिक्विड को मिला के क्या बनाया गया है, सॉल्यूशन। ओके, और वहीं अगर जो नेगेटिव डेविएशन की बात करें तो यहाँ पे पी ऑब्जर्व की वैल्यू क्या होने वाली है, लेस देन जो रॉल्स लॉ है उसके अनुसार कम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो आइडियल की बात कर रहे हैं तो हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में। ठीक है, तो सपोज हमने दो लिक्विड लिया, एक लिक्विड ए है और दूसरा लिक्विड बी। तो लिक्विड ए में क्या होगा, ए और ए के बीच क्या होगा, इंटरेक्टिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। बी के बीच भी क्या होगा बताओ, बी और बी के बीच भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना। बी और बी के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अब जब दोनों को मिक्स किया गया ए प्लस बी, तो न्यू सॉल्यूशन जो बनने वाला है वो क्या होगा, ए और बी के बीच क्या डेवलप होगा, इंटरेक्टिव फोर्स, है ना, या क्या बोल सकते हो यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन में जो ए और ए के बीच है और बी के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है, वो क्या होगा, एज इक्वल टू क्या, ए और बी के बीच। देखो होता क्या है, जैसे कोई सॉल्यूशन हम बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, ए और ए के बीच क्या है, थोड़ा सा गैप होता है, जिसमें हम लोग सपोज सॉल्यूट क्या है हमारे पास, बी है ना।
तो ये हम क्या करते हैं इसमें मिक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों के बीच में कहीं पे चला जाता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से क्या बन जाता है हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी और ए बी के बीच क्या होगा, इंटरेक्टिव फोर्स डेवलप होगा। ध्यान रखना, जब भी कोई लिक्विड है या सॉलिड है, इसका मतलब क्या है, उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है और क्या होता है लिक्विड में उससे कम। तो कोई लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है यानी जो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो तीनों के बीच इक्वल हुए तो क्या होगा, देखो यहाँ पे सपोज ए क्या था, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट है तो इसी का क्या बन रहा होगा, मोस्ट ऑफ द वेपर। सपोज बी भी है तो उसके भी क्या बन रहे हैं, वेपर। तो इसके भी वेपर्स बन रहे होंगे। तो जब वेपर बनेंगे तो ये क्या होगा, इनके बीच जो फोर्स है ए और ए के बीच जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड बोल सकते हो या अट्रैक्टिव फोर्स जो है, ठीक है, अलग अलग टाइप के, वो क्या होंगे, ब्रेक। और ये क्या होगा, ब्रेक होके ये बनाएंगे वेपर्स। सिमिलरली बी भी बनाएगा। तो जब इन दोनों को मिक्स किया गया तो ए और बी के बीच भी कैसा है, सेम फोर्स है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो स्केप कर रहे होंगे वो सेम रेट से कर रहे होंगे या कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हर जगह क्या है, सेम है ना। वेपर्स बनते क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होता है जैसे ए या बी और बी के बीच है, उसको ये क्या कर लेते हैं, ओवरकम, जिसके कारण क्या होते हैं, ये वेपर्स में चले जाते हैं, है ना, गैसियस फॉर्म में। क्लियर है। तो अगर जो इंटरेक्टिव फोर्स दोनों जगह सेम हो गया तो फिर क्या होगा, रेट दोनों जगह सेम ही होगा, यानी सेम एनर्जी चाहिए होगा वेपर बनने के लिए, यानी सेम काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हो, या ऐसा बोल सकते हो सेम स्टेबिलिटी होगा इन दोनों के फॉर्मेशन के बाद सभी का। क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो ये जो बॉन्ड लेंथ है ए और ए के बीच है ना, और बी और बी के बीच, ठीक है, ये सब जो बॉन्ड लेंथ होने वाले हैं वो नियरली इक्वल होने वाले हैं किसके, ए और बी के बीच। देखो अब एग्जाम्पल के साथ एक समझते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास क्या है, एन हेप्टेन है ना, और दूसरा क्या है, एन हेक्सेन है। सपोज दोनों ही मॉलिक्यूल में आपस में एन हेप्टेन और एन हेप्टेन के बीच कौन सा फोर्स होगा, वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना, वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्टकट लिख रहा हूँ। एन हेक्सेन में भी क्या होगा, वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर मास नियरली क्या है, सेम। नियरली सेम करने का मतलब देखो क्या है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, ध्यान रखना। तो अगर जो इनके बीच नियरली सेम फोर्स है तो जब इन दोनों को मिक्स किया गया है ना, जैसे मान लो हेप्टेन में क्या मिक्स किया, हेक्सेन। तो देखो एन हेप्टेन के बीच क्या आ जाएगा, अब एन हेक्सेन, ओके, और फिर से क्या आ जाएगा, एन हेप्टेन, और फिर से एन हेक्सेन। तो देखो एन हेक्सेन के बीच वंडरवॉल फोर्स था और एन हेप्टेन के बीच क्या है, वंडरवॉल फोर्स, जो कि काफ़ी वीक है और नियरली क्या होगा, सेम। जिसके कारण ये क्या होंगे, इनके वेपर्स जैसा नॉर्मल बन रहे थे है ना प्योर फॉर्म में, वैसा ही क्या बनने वाले हैं, मिक्स फॉर्म में। क्लियर है। तो अगर ये समझ में आ गया तो बहुत ही आसान होने वाला है आगे सारी वाली चीज़ें। इसको नहीं समझ में आया तो एक बार आप दोबारा इसको समझो, ठीक है। तो बस मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इक्वल्स टू बी बी इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। ऐसा भी बोल सकते हो बॉन्ड लेंथ अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, सभी का सेम, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ए और बी और ए बी के बीच क्या होगा, नियरली सेम, ओके। तो नेक्स्ट समझते हैं। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन। सपोज हमारे पास एग्जांपल है एक HNO3 का, ठीक है, ये हमारे लिए सॉल्वेंट है। तो HNO3 में आपको पता है क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि नाइट यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो किससे कनेक्टेड होगा, एक ऑक्सीजन से, ओके। और ये मॉलिक्यूल आपस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा हम लोग ले लेते हैं क्या, सपोज एसीटोन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो एसीटोन है हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स HNO3 में, मॉलिक्यूल HNO3 सिर्फ और सिर्फ होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, ये हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होगा या फिर दूसरे वाले ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो रहा होगा, है ना। तो वहीं देखें हम लोग CH3CO में, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसको मान लो ए आप और इसको मान लो बी। तो अब सपोज हमने क्या किया, इस वाले बी को ए में डाला, ठीक है। तो वेंडर वॉल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बी में जो कि काफ़ी वीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब बी को आपने ए में डाला तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से समझना, जैसे हमने देखा मिक्स करेंगे तो ये क्या होगा, जो लिक्विड है ना, क्या है, जो लिक्विड है इनके बीच में आ जाएगा, है ना, कहाँ पे आ जाएगा, CH3COO, इनके बीच जो खाली स्पेस होगा उनके बीच में आ जाएगा, ओके। तो अब ध्यान से देखो, अगर जो ये मॉलिक्यूल बीच में आता है जो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना एफिशिएंट पहले हो रहा था, है ना, वो अब उतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा, ओके। क्यों, तो जब ये बी यानी एसीटोन क्या होगा,
HNO3 के बीच में आ जाएगा तो उतना एफिशिएंट या जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पहले बन रहा था वो अब उतना नहीं बन पाएगा किसमें, HNO3 और HNO3 के बीच। ये क्या हो जाएगा, वीक। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? यानी जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड था स्ट्रॉन्ग वाला वो वीक हो गया, अब इन दोनों के बीच क्या हो गया, वीक बॉन्ड बन गया। यानी ए जो बॉन्ड है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर देन किससे, ए बी, या ऐसा बोल सकते हो बी बी भी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर देन क्या होगा, ए बी। अब ध्यान से समझना, अगर जो ए के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो ये आसानी से एस्केप नहीं करेंगे, और ये आसानी से एस्केप नहीं करेंगे तो इनके वेपर्स क्या बनेंगे, कम। वहीं ए के बीच जो बॉन्ड है वो क्या है, वीक। वीक होने के कारण ये क्या होगा, आसानी से मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, स्केप कर सकते हैं सॉल्यूशन को, और स्केप करेंगे तो वेपर्स क्या बनेंगे, ज़्यादा, और वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, ज़्यादा। समझ में आया? तो इसीलिए पी ऑब्जर्व की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन रॉल्ट्स। तो हम लोग इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इक्वल्स टू हो सकता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं ए और बी ग्रेटर देन ऑलवेज क्या होगा, ए बी। बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है, इनको ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, और ए बी के लिए क्या होगी, कम। या इसी को आप बोल सकते हो ये ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, जिनकी एनर्जी क्या होगी, लो, है ना। जितना ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल उतना लो एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। आप ऐसा भी बोल सकते हो बॉन्ड लेंथ क्या होगा इनका, कम होगा एज कम्पेयर टू ए बी। ठीक है, तो अब देखो हम लोग इस समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट आने वाला है निगेटिव डेविएशन के, क्या होने वाला है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने वाला है ना। तभी तो क्या होगा, मॉलिक्यूल स्केप नहीं कर पाएंगे, और मॉलिक्यूल स्केप नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ, पी ऑब्जर्व लेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले रहे हैं, सपोज हमारे पास क्या है, फिनॉल है और एनिलीन है। ओके, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे फिनॉल क्या होता है, C6H5OH। ठीक है, तो इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा C6H5OH, यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एनिलीन की बात करें तो ये क्या होता है, C6H5NH3 दूसरा मॉलिक्यूल। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, बस मैं समझाने के लिए एक दो मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि लिक्विड है तो बहुत सारा होगा एक साथ, है ना। आपको मोल कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा है आपने। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होगा यहाँ पे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, और यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच। तो अगर जो एल्यूमिनियम को मिक्स किया हमने इस वाले में, तो ये क्या होगा, फिर सेकेंड इनके बीच जो गैप होगा और इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड हो बन रहा होगा उसको ब्रेक करके क्या होगा, कौन आ जाएगा वहाँ पे, NH3, और यहाँ पे C6H5 क्या, OH, है ना, इनके गैप में आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, शायद आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो हम लोग कुछ दिनों में या कुछ दिनों बाद इसको पढ़ेंगे। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा अगर जो बन रहा है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच, ठीक है, यानी जो डोनर है वो कौन है, ऑक्सीजन है, और दूसरी जगह डोनर कौन है, नाइट्रोजन है। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो टेंडेंसी होगी वो किसकी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन की। ठीक है, और अगर जो ज़्यादा नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है इस हाइड्रोजन को, यानी यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू किसके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बनने वाले बॉन्ड से। क्लियर है ये कंसेप्ट, ध्यान रखना ये। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच, यानी ए बी की बात कर लेते हैं, ए से। ठीक है, तो C6H5 क्या है, ए, और ये क्या है, बी। तो न्यू जो मॉलिक्यूल बनने वाला है वो क्या है, ए बी, और ए बी के बीच क्या है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ये मॉलिक्यूल आसानी से क्या नहीं कर पाएंगे, स्केप नहीं कर पाएंगे सॉल्यूशन से, है ना। और अगर जो स्केप नहीं कर पाएंगे तो वेपर्स क्या बनेंगे इनके, कम, और वेपर्स अगर जो क्या बने, कम, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच जो इंटरेक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा ही ज़्यादा क्या है, डोमिनेटिंग है एज कम्पेयर टू प्योर फॉर्म से। क्लियर है, इसलिए यहाँ पे पी ऑब्जर्व की वैल्यू क्या हो जाती है, लेस देन P01 इंटू X1 प्लस P02 इंटू X2, यानी रॉल्स-लॉ के नियम से कम। अगेन हम लोग क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए नियरली इक्वल्स टू क्या रहा होगा, बी, बट लेस देन क्या होगा, ए बी। ठीक है, या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। अब बॉन्ड लेंथ की बात करें या दोनों के बीच डिस्टेंस की बात करें, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ अब इसका क्या होने वाला है, कम, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल। क्लियर है, बॉन्ड लेंथ
अगर जो ए और इनकी बात करें ए बी की, है ना, या बी बी और ए बी के बीच में। क्लियर है? ये एक चीज़ अभी काम आने वाली है आगे, इसलिए इसको मैं लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ। इस पॉइंट को समझोगे तो इसी पॉइंट से आगे सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखो, क्लियर हो जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा यहाँ पे, जीरो। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो होने का क्या मतलब है कि सपोज लिक्विड वन का वॉल्यूम क्या है वी वन और लिक्विड टू का वॉल्यूम क्या है वी टू, तो जो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा वी वन प्लस वी टू। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, इक्वल, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, जीरो। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, जीरो। ये आइडियल कंडीशन की बात है। वहीं अगर जो नॉन आइडियल में बात करें पॉजिटिव डेविएशन में, तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। क्यों होगा, देखो ये, यानी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं वी वन प्लस ऑफ वी टू जो होगा वो क्या होगा, मिक्सचर से क्या होगा कम, या वी मिक्सचर के वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा। ओके, तो ऐसा हुआ क्यों, जैसे देखो अभी हमने देखा यहाँ पे क्या थे, मान लो ए मॉलिक्यूल था और बी मॉलिक्यूल था, और जो बन रहा था सॉल्यूशन तो ए बी। तो ए बी इंटरेक्शन क्या था, बिकर, यानी ए बी का जो बॉन्ड लेंथ, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर, है ना, बॉन्ड लेंथ क्या है, ग्रेटर। तो बॉन्ड लेंथ अगर जो ग्रेटर है तो इनके बीच डिस्टेंस करने का मतलब क्या होगा, ज़्यादा। और अगर जो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, है ना। अगर जो बॉन्ड लेंथ कम है तो मॉलिक्यूल पास पास, तो वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई करेंगे, कम। और अगर जो मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस ज़्यादा है तो वॉल्यूम क्या करेंगे, ज़्यादा ऑक्यूपाई, जिसके कारण क्या होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो हो जाता है। ओके, तो थर्ड पॉइंट आपको इसमें क्लियर हो गया होगा, निगेटिव डेविएशन में क्या होने वाला है, डेल्टा वी मिक्सिंग का, हाँ, क्या होने वाला है, लेस देन जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ए और बी के बीच बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज, एज कम्पेयर टू किसके, ए और ए बी, है ना, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, कम। यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या है, ज़्यादा। तो ये जो है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, उसके कारण। आइडियल वाले में तो क्या था, सभी बॉन्ड लेंथ सेम थे, इसलिए क्या हुआ, कोई भी चेंज नहीं आया। वहीं अगर जो हम लोग बात करें डेल्टा एच मिक्सिंग की, है ना, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जीरो। यानी जो यहाँ पे एनर्जी ए में था और बी में था, यही बॉन्ड ब्रेक होके क्या बना लिया, ए बी बना लिया। तो यहाँ पे नो एनर्जी गेन और नो एनर्जी सप्लाई हुआ, है ना, ना ही इसने हीट एनर्जी रिलीज की, ना ही गेन, इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, इसका जीरो। वहीं अगर जो हम लोग बात करें पॉजिटिव डेविएशन की, तो बट डेल्टा एच मिक्सिंग जो होने वाला है वो ग्रेटर देन जीरो होने वाला है। क्यों, सेम चीज़, ए बी क्या है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। यानी जो बॉन्ड ए ब्रेक हो रहा होगा या बी और बी के बीच जो ब्रेक होगा, उसके बाद जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसकी एनर्जी क्या है, कम। यानी इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, है ना, लेस स्टेबल मॉलिक्यूल क्योंकि है ये। तो लेस स्टेबल मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एनर्जी हमें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा जब दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होने वाला है, बताओ, लेस देन जीरो, या इसे क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक, और इसको क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ए और बी के बीच इंटरेक्टिव फोर्स है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल, और ज़्यादा स्टेबल है इसका मतलब क्या होगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा, है ना। और ये एनर्जी रिलीज करेगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ए और ए से क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है ना, बी और बी से भी। क्लियर है ये कंसेप्ट। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो जो डेल्टा जी होगा वो हमेशा क्या होगा, लेस देन जीरो, क्योंकि जो हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं वहाँ पे कोई भी एनर्जी का सप्लाई नहीं हो रहा है, सारा एनर्जी कहाँ से आ रहा है, बॉन्ड के टूटने और जुड़ने से, है ना। तो यानी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ये सारे प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस, खुद से हो रहे हैं, तो सभी के लिए डेल्टा जी क्या होगा, लेस देन जीरो। ओके, तो अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, तो देखो एग्जाम्पल तो वैसा याद नहीं रख सकते हैं ना हम लोग बहुत सारा, पर मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ उसको याद रखना, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो देखो जो लिक्विड होंगे सेम नेचर के, जैसे हमने देखा तो वहाँ पे हेक्सेन और हेप्टेन को, है ना, वो क्या थे, दोनों ही वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था दोनों के बीच। तो इसलिए दोनों कैसा बिहेव कर रहे थे, नियरली आइडियल सॉल्यूशन के जैसा। ठीक है, तो यानी जो भी लिक्विड क्या होगा सेम नेचर के होंगे, उनका क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल। जैसे एग्जांपल के देखो C2H5Br, ठीक है, और प्लस ऑफ C2H5 Cl ले लेते हैं ना, ब्रोमो इथेन और ब्रोमो, सॉरी क्लोरो इथेन, एन हेप्टेन और प्लस ऑफ एन हेक्सेन। ओके, वहीं अगर जो हम लोग बात करें किसमें, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल के केस में, तो यहाँ पे लिक्विड कैसे होंगे, अपोजिट नेचर के, तभी तो क्या होगा, वो एक जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा या जहाँ पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसको आके दूसरा क्या करेगा, ब्रेक।
ठीक है। तो अगर जो लिक्विड्स ऑफ अपोजिट नेचर होंगे तो ये नॉन आइडियल प्लस कौन सा होगा, पॉजिटिव डेविएशन। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया था, HNO3 प्लस ऑफ एसीटोन CH3 C डबल O CH3। और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग इसका, ये भी हो सकता है C2H5OH जिसको इथेनॉल बोलते हैं और प्लस ऑफ एसीटोन। ठीक है। तो अगर जो हम लोग बात करें निगेटिव डेविएशन तो यहाँ पे क्या होना है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, यानी यहाँ पे क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन क्या, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है। तो ये कैसा होगा यहाँ पे, निगेटिव डेविएशन। ओके। इस तरीके से आप पहचान सकते हो, जैसे H2O प्लस HNO3 है एक एग्जाम्पल इसका। हाँ, दूसरा और क्या है, फिनॉल और एनिलीन। ठीक है, अभी मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था। क्लियर है सभी को? ओके। तो अब अगर जो हम लोग क्या बात करें इसके ग्राफ की, तो आइडियल सॉल्यूशन तो ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है ना। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए तो ये हमने ग्राफ देखा था, है ना। ये क्या बताता है, पी टोटल या पी ऑफ जब यहाँ के लिए किसके इक्वल होगा, रॉल्स के इक्वल है ना, वो P0 x1 वाला आपको पता है, आप इसको लिख लेना। और ये क्या है, सपोज P2 है तो यहाँ पे ये क्या है P1 और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन वगैरह लिख लेना। ठीक है। सेकेंड वाले केस में ग्राफ की, तो वो देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमने नहीं पढ़ा अभी तक। तो ऐसा कुछ ग्राफ होना चाहिए था, है ना। पर इसका ग्राफ एक्चुअली क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ज़्यादा कहने का मतलब कुछ ऊपर की ओर ऐसा बढ़ जाएगा। वहीं अगर जो हम लोग बात करें ऐसा दोनों साइड से क्या होगा, एक्सटेंड, इसमें भी क्या हो जाएगा, दोनों साइड से एक्सटेंड। क्लियर है, ये क्या हुआ पॉजिटिव डेविएशन की बात। वहीं अगर जो निगेटिव डेविएशन में देखें हम लोग, तो निगेटिव डेविएशन में क्या होगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। जो एक्चुअल है वो रॉल्स लॉ के नियम के अनुसार उससे क्या होने वाली है, कम। ओके। तो आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। ओके, एबनॉर्मल टाइप से। तो ये वाली वैल्यू क्या बता रहा है यहाँ पे, है ना, ये वाली लाइन पी ऑब्जर्व, है ना, क्या है यहाँ पे पी ऑब्जर्व लेस देन क्या रहा होगा, पी टोटल रॉल्ट से कम। और यहाँ पे ये दिख रहा है पी ऑब्जर्व की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, पी टोटल किससे, रॉल्ट लॉ के नियम से जो आना चाहिए था उससे। ओके, बाकी x1 x2 वगैरह आप लिख लेना इसको। तो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आपको करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है उसका। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, इसको बनाना। मैं इसका एक बना दूंगा शॉर्ट्स, उसको आप देख लेना। अगर जो आपसे आंसर ना बनता है तो लिंक भी मैं डाल दूंगा इसी में। ओके, थैंक यू।